चाचा चौधरी और टैंक पर नहाना। घोपू दास। हर हर गंगे। वाह, छत पर नहाने में कितना मजा आ रहा है। दमड़ी, रबड़ी, कहाँ जा रहे हो? 5 स्टार होटल के टैंक में नहाने। टैंक में नहाने? इसमें कोई खासियत है? अरे घोपू, टैंक में नहाने का लुत्फ ही अलग है। घंटों पानी में तैरते रहो और गोते लगाते रहो। ये सुनकर घोपू दास रोने लग जाता है। तभी चाचा चौधरी और साबू वहां से गुजरते हैं। अरे ये घोपू को क्या हो गया? अरे भाई, क्यों रो रहे हो? मुझे टैंक पर जाना है। अरे तो जाओ, रोकता कौन है? कैसे जाऊं? एक तो मेरी बीवी दरवाजे पर ताला लगा कर गई है, दूसरे वह टैंक बड़ी दूर है। चलते चलते दम निकल जाएगा। साबू, जरा घोपू को एक मुक्का रसीद कर दे, वह अपने आप टैंक पर पहुंच जाएगा। साबू घोपू की तरफ मुक्का ताने बढ़ता है। घोपू, तैयार हो जा। साबू का मुक्का दनदनाता हुआ घोपू से टकराता है और घोपू हवा में उड़ता हुआ सीधा आर्मी टैंक पर जा गिरता है। मैं कहाँ हूँ? टैंक पर। चाचा चौधरी और तमाशा गोबर सिंह का। डाकू गोबर सिंह भांग के गिलास पर गिलास चढ़ा रहा है। अरे सांभा, आज तूने भांग में खूब बादाम डाले हैं, ला एक गिलास और। कई गिलास पीने के बाद, हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक अदने से चाचा चौधरी ने हमारी नाक में दम किया हुआ है, उसकी वजह से हमारे कई साथी जेल में सड़ रहे हैं। आज मैं उस चूहे को पकड़ता हूँ। सरदार, चाचा चौधरी के अक्कल के आगे बड़ों बड़ों ने घुटने टेक दिए हैं। खामोश, बंदूक के आगे अकल और आदमी दोनों झुक जाते हैं। गोबर सिंह अपने साथियों को लेकर निकल पड़ता है। आओ मेरे साथ। अरे मत ले पंगा। उधर चाचा चौधरी के घर के पास। चाचा जी, एक कल्चरल प्रोग्राम में फैंसी ड्रेस में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। क्यों ना मैं वहाँ चाचा चौधरी का भेष बनाकर जाऊं? साबू, अच्छा ख्याल है। मेरे जैसे कपड़े पहन लो और मूछें लगा लो। वह सारा इंतजाम मैंने कर लिया है चाचा जी। तभी टिंगू मास्टर वहां आता है। ठहरो, उसी फैंसी ड्रेस के प्रोग्राम में मैं भी जा रहा हूँ। मैंने भी आप जैसे कपड़े और मूछों का इंतजाम कर लिया है। अरे भाई, झगड़ते क्यों हो? तुम दोनों मेरा भेष बनाकर चले जाओ। डाकू गोबर सिंह वहां आ धमकता है। चाचा चौधरी का घर करीब आ गया है, उसे चारों तरफ से घेर लेना। चाचा चौधरी के घर के बाहर। चौधरी, बाहर निकलो, नहीं तो हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। चाचा चौधरी बाहर आते हैं। क्या आपने मुझे याद किया है? चाचा चौधरी का कद इतना छोटा कैसे हो गया? तभी या आपने मुझे याद किया है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे सांभा, देख मुझे क्या हो गया है। कभी चौधरी छोटा, कभी पहाड़ जितना बड़ा दिखाई देता है। तभी पीछे से, हाय, मर गया। चाचा चौधरी गोबर सिंह के साथियों को बंदूक के निशाने पर ले लेते हैं। टिंगू मास्टर, जाओ पुलिस को फोन करो। टिंगू मास्टर। हेलो पुलिस, डाकू गोबर सिंह और उसके साथी हमारे मेहमान हैं, आइए और इन्हें ले जाइए। थोड़ी देर बाद। चाचा जी, कहाँ है डाकू गोबर सिंह? चाचा जी, मैं नहीं, उधर हैं चाचा जी।
डाकू गोबर सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस वहां से चल देती है। चलो। साबू और टिंगू मास्टर। हा 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 हा, मजा आ गया टिंगू। अब मैं चलूं फैंसी ड्रेस में भाग लेने। मैं भी साबू। इधर चाचा चौधरी। अरे भगवान, लाओ एक कप गर्मा गर्म चाय पिलाओ। चाचा चौधरी और विचित्र द्वीप। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। साबू, सिटी फ्लाइंग क्लब से मैंने ये जहाज किराए पर लिया है, आज हम इसमें सैर करेंगे। चाचा चौधरी और साबू जहाज पर सवार हो जाते हैं। साबू, देखना कहीं तुम्हारा पैर ना फिसल जाए, वरना सैर सपाटे की बजाय दिन अस्पताल में बिताना पड़ेगा। चाचा जी, आप निश्चिंत रहिए, मैंने संतुलन बनाए रखा है। और वो दोनों टेक ऑफ करते हैं। साबू, अब हम टेक ऑफ कर रहे हैं। मैं आराम से बैठा हूँ चाचा जी। आसमान में जहाज आसमान में सैकड़ों फीट ऊंचा उड़ रहा है। सारे कलपुर्जे ठीक काम कर रहे हैं। जहाज के बाहर नीचे अरब सागर है चाचा जी। दूर आसमान में कुछ आता दिखाई दे रहा है। तभी तेज आंधी उन्हें घेर लेती है। ओह, तूफान! जहाज के अंदर चाचा चौधरी। ऐसे खराब मौसम में जहाज की छत पर बैठे साबू का बुरा हाल होगा। इमरजेंसी लैंडिंग करना होगा। चाचा चौधरी जहाज को एक द्वीप पर उतारते हैं। चाचा जी जहाज को नीचे उतार रहे हैं। मुझे पेड़ों से अपने सिर को बचाना चाहिए। वो दोनों सुरक्षित नीचे उतर आते हैं। चाचा जी, हम कहाँ हैं? ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना कह सकता हूँ कि यह भारत की धरती नहीं है। वो दोनों आगे बढ़ चलते हैं। मुझे तो यह कोई टापू लगता है चाचा जी। साबू, तुम्हारा ख्याल सही है। थोड़ा आगे जाने पर चाचा जी, सामने देखो। साबू, मैंने इतना बड़ा चूहा कभी नहीं देखा। तभी उनकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। खरगोश, यह हमारे देश के ऊंट के बराबर है। इन सबसे ज्यादा विचित्र चीज इधर है। चाचा चौधरी चौंक जाते हैं। हाथी, हमारे कुत्ते के बराबर। यहाँ सब उलट है चाचा जी। थोड़ी और दूर जाने पर वह दूर एक महल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इस द्वीप में कोई इंसान भी बसता है। इमारत खूबसूरत है चाचा जी। शायद कोई अंदर हो साबू। इमारत के अंदर। तुमने मेरे मखजान द्वीप में घुसपैठ क्यों की? हम घुसपैठिए नहीं हैं। खराब मौसम के कारण कुछ देर के लिए हमें अपना जहाज उतारना पड़ा। आप कौन हैं? मैं यहाँ की मलिका जीन हूँ। यह द्वीप मेरी निजी संपत्ति है। यहाँ बाहरी दुनिया के किसी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं। मलिका जिन, नाराज ना होइए, हम वापस चले जाते हैं। ठहरो, तुम्हें यहाँ दाखिल होने की सजा मिलेगी। मल्लिका के नाखून से धुआं निकलता है। धुआं साबू को लपेट लेता है और साबू का आकार छोटा हो जाता है। ओहो, तुम्हारा आकार घटकर छोटा हो गया है साबू। अब तुम्हारी बारी है। मल्लिका जीन का एक और वार और चाचा चौधरी लंबे हो जाते हैं। कमाल है चाचा जी, आप पेड़ जितने बड़े हो गए। अब मेरी समझ में आया साबू कि इस टापू के जीव
उलट पुलट क्यों है? मैं इस औरत की नाक तोड़ दूंगा। रुको साबू, वह एक जादूगरनी है। तुम दोनों रसोई घर में जाओ और काम करो। रसोई घर में पता नहीं था कि जिंदगी में प्लेटें भी धोनी पड़ेंगी। चाचा जी, क्यों ना हम निकल भागे? साबू, अगर इस हालत में हम अपने वतन गए तो वहाँ हमारे शरीर के आकार को देखकर हर कोई हमारी खिल्ली उड़ाएगा, इसलिए इंतजार करो। रात होने पर चाचा जी, रात हो गई है। मगर मैडम जाग रही है। लगता है यहाँ रात को कोई सोता नहीं। हमें दिन रात काम करना है। सुबह होने पर मलिका जीन जंगल को जाओ और लकड़ियाँ काट कर लाओ, फिर आकर उन्हें जलाना और मेरे लिए खाना पकाना। चाचा चौधरी और साबू जंगल की ओर चल देते हैं। यह गुलामों की जिंदगी से भी बदतर है। कम से कम उन्हें कुछ वक्त आराम करने को तो मिलता है। साबू, लकड़ियाँ कट गई, इन्हें टोकरी में डाल दो। तुम बोल क्यों नहीं रहे? वहीं पास में साबू वह सो रहा है, पर इस मगजान द्वीप पर किसी को नींद नहीं आती। चाचा चौधरी थोड़ा नजदीक जाते हैं। अब समझ में आया, इन फूलों में एक अजीब मादक सुगंध है जिसने साबू को सुला दिया। मैं इसे इस झाड़ी से दूर ले जाऊं। चाचा चौधरी साबू को उठाते हैं और वहां से चल देते हैं। अगर मैं यहाँ ना होता तो यह पता नहीं कब तक सोता रहता। एक नदी के किनारे पर चाचा चौधरी साबू के मुंह पर पानी का छींटा मारते हैं। अगर सोता रहेगा तो लकड़ियाँ इकट्ठी कौन करेगा? ओह, पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई चाचा जी। याद है कि मैं उन खूबसूरत और सुगंधित फूलों में से एक तोड़ने गया था। साबू, तुम्हें पता नहीं कि अनजाने में तुमने एक महत्वपूर्ण खोज की है जो शायद हमारी आजादी का कारण बने। चाचा चौधरी पगड़ी से नाक को ढककर वह फूल तोड़ने लगते हैं। यह फूल मलिका जीन को भी सुला सकते हैं। उस निर्दयी जादूगरनी के लिए एक गुलदस्ता बनाया जाए। गुलदस्ता लेकर चाचा चौधरी वापस चल देते हैं। चाचा जी, यह पहेली मेरी समझ में नहीं आ रही। वक्त आने पर सब समझ जाओगे। आओ, महल को वापस चलें। मलिका जीन के महल में लकड़ियाँ लाने में इतनी देर? इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं, विलंब से आने का कारण बताओ। मलिका, हम तुम्हें पेश करने के लिए खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता बना रहे थे। तुमने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? मलिका, मुझे जुकाम है। यह छुआछूत की बीमारी है। करीब आने से कहीं आपको ना लग जाए। मलिका जीन गुलदस्ता लेकर सूंघती है। आहा, इन फूलों की खुशबू बड़ी मनमोहक है। अबे बच गए। और मलिका जीन को नींद आ जाती है। वह सो गई। फूलों ने अपना करिश्मा दिखाया साबू। वाह चाचा जी, लेकिन जादूगरनी जीन को सुला देने से हमारा क्या फायदा हुआ? आप पहले जैसे बड़े आकार के और मैं छोटा हूँ। साबू, थोड़ा धीरज रखो। इस महल में कहीं से कैंची ढूंढ कर लाओ। साबू एक अलमारी के नजदीक पहुंचता है। वह कहाँ मिलेगी? इस अलमारी में खोजना चाहिए। अलमारी के अंदर यह कैंची ही लगती है। लीजिए, यह आ गई। लेकिन इससे क्या होगा? साबू, यह कैंची हमारी गुलामी के बंधन काटेगी। चाचा चौधरी कैंची लेकर मलिका जीन के पास पहुंचते हैं। मलिका जीन उंगली उठाते ही
जादू चलाती है। इससे पता चलता है कि जादू नाखून में है, इसलिए नाखून काटते ही जादू खत्म हो जाएगा। चाचा चौधरी मलिका जीन के नाखून काट डालते हैं। दोनों हाथों के सारे नाखून कट गए। अब मलिका जीन एक साधारण औरत है। तभी करिश्मा होता है। जादू खत्म होते ही मैं अपने असली आकार में आ गया चाचा जी। और मैं भी, वरना इस महंगाई में मैं जब कभी नए कपड़े सिलाता तो बड़ा खर्चा आता साबू। इस टापू का अजीबोगरीब अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगा चाचा जी। साबू, यह एक दिलचस्प याददाश्त रहेगी। मलिका जीन। हाँ, मेरा सिर चकरा रहा है। जिंदगी में पहली बार मुझे नींद आई। चाचा चौधरी। इधर महल के बाहर चाचा चौधरी और साबू। देखो, सारे जीव जंतु भी अपने असली रूप में आ गए। नकली वातावरण का युग समाप्त हुआ। तभी ठहरो, मुझे सुलाकर भाग जाना चाहते थे। मैडम, तुम्हारे जादू से यहाँ की हर चीज मुक्त हो गई है। तुम भी एक आम महिला की तरह जीना सीखो। चलो साबू। चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। मेरे मगजान टापू से आज तक कोई नहीं भाग कर जा सका। तुम्हें सजा भुगतनी होगी। इतना कहकर मलिका जीन अपनी उंगली से जादुई इशारा करती है। लेकिन ओह, मेरी उंगलियों को क्या हो गया? इनसे जादू क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा? चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, जहाज की स्पीड बढ़ाओ। मौसम साफ रहते हम अपने देश पहुंच जाएं।